आज हम मौजूद हैं योगेश इच्छुक एडवोकेट भी है, समाज सेवी भी है और ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। मतलब लड़ने का मेरा ये मतलब ये था कि ये खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष भी थे, ये उम्मीदवार भी थे, लेकिन किसी कारण से ये चुनाव नहीं लड़े। क्या कारण रहे, ये सारी बातें करेंगे। मरुसमीक्षा न्यूज़ ग्रुप आज वार्ड नंबर 3 एडवोकेट योगेश इच्छुक के घर पे है। मैं रघुवीर शर्मा बात करते हैं योगेश जी से। योगेश जी नमस्कार, मरुसमीक्षा न्यूज़ ग्रुप में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। योगेश जी, चुनावी पंचायती चुनाव का आगाज हो गया है, गांव की सरकार अब बनने को है। आप इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, क्या कहेंगे? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गांव की एकता कायम रहे। गांव के खिलाफ जो लोग पिछले 20-25 साल से गांव के खिलाफ रहते हैं और हमेशा गांव को दो भागों में जिन्होंने बांटने का काम किया है, मैं ये चाहता हूँ कि इस बार गांव की एकता है जो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड कायम करे। तो रिकॉर्ड आपने कहा, तो क्या एजेंडा है आपका? विकास के एजेंडे क्या रहेंगे? क्योंकि पिछली बार जिस उम्मीदवार को आप सपोर्ट कर रहे हैं और हृदय से लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? विकास का एजेंडा हमारा रहेगा कि समस्त आबादी भूमि के पट्टे कटवाएं। पिछले कार्यकाल में नारायण राम खिलेरी सरपंच थे, उन्होंने गांव में लगभग 350 लोगों को आबादी के पट्टे दिए। कुछ एक तकनीकी कमियों की वजह से सारी आबादी को पट्टे नहीं दिए जा सके और अब हम सब लोग मिलकर एक टीम बनाकर गांव को एक जाजम पर बैठाकर गांव के बड़े बुजुर्गों का सहयोग लेकर, जो इन चीज़ों की तकनीकी और जो विधियों के जानकार हैं उन लोगों का सहयोग लेकर के हम सारे गांव को पट्टे दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि इसकी मांग भी उठी, इसके प्रति धरना भी चला और समाज सेवियों ने समय समय पे इसके लिए प्रयास भी किए, तो ये एक अच्छी बात है। अगला सवाल मेरा है कि गांव के मंडी विकास समिति और ग्राम पंचायत का जो विवाद चल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया ग्राम पंचायत के पक्ष में, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा है कि प्रयास नहीं हुए, जिसके कारण प्रशासन ने दर्ज नहीं किया। जी, मुझे इस बारे में पूरी बात मालूम है। लगभग 1850 बीघा जमीन मंडी विकास समिति के नाम से दर्ज है, लेकिन मंडी की जगह जो काट दी गई है वहाँ पर 20 श्रेणी की मंडी स्थापित है। व्यापारी लोग वहाँ पर अपनी दुकानें खोल करके अनाज खरीद रहे हैं और मंडी वेल सेटल्ड है, लेकिन फिर भी 1850 बीघा जमीन जो कि बेकार पड़ी है, खाली पड़ी है, जिन पर किसान बैठे हैं, उन किसानों और उस जमीन पर मकान बने हुए हैं। इस वजह से इनके पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। ग्राम की काफ़ी संस्थाएं और काफ़ी संगठन हैं, जैसे किसानों का एक संगठन है, इन सब लोगों ने मिलकर के एक प्रयास किया और इसकी एक फाइल बनवाई, इसका आवेदन किया। पूरी पटवारी की रिपोर्ट, गिरदावर की रिपोर्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट, SDM सर की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट होकर के कलेक्ट्रेट में फाइल देकर है। हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कृषि विकास मंडी है, जो मंडी विकास समिति का नाम है, तो जमाबंदी से हट जाए और उस जगह आबादी भूमि के नाम से दर्ज हो जाए। अगर जिस दिन हम इस कार्य में सफल हो गए, उस दिन सारे गांव के पट्टे बन जाएंगे। ये बहुत ही सुकून भरा काम होगा। आपने चुनाव में दिन रात एक कर रखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी टीम का मुख्य एजेंडा क्या है? किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं आप? हमारा एकमात्र एजेंडा गांव का विकास करवाना है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे आसपास की मंडियां डेवलप्ड हुई है, जो मंडियां हमारे से बाद में बसी थी, चाहे गढ़साना को देख लीजिए आप, चाहे रावड़ा को देख लीजिए, 465 को देख लीजिए, हमें लगता है कि हम विकास में पीछे रह गए हैं और इस विकास में पीछे रहने की महत्वपूर्ण वजह है दलगत राजनीति। हम सभी लोगों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर गाँव के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं। ये आपने बहुत ही अच्छी बात की, महत्वपूर्ण भागीदारी की बात करते हैं। अब ये बताइए, गांव में चर्चा है कि आप नारायण खिलेरी को वोट क्यों दे, आपको वोट क्यों दे, आपकी टीम को वोट क्यों दे, क्यों दे जनता आपको वोट? देखिए, नारायण जी खिलेरी, मेरी नज़र में, मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ। 1995 में छत्तीसगढ़ में पहली बार ग्राम पंचायत बनी थी। उससे पहले छत्तीसगढ़ पास की एक पंचायत सत्तासर के अंडर में आता था। 1995 से लेकर 2015 तक अनेक सरपंच रहे, लेकिन किसी ने एक भी पट्टा नहीं काटा।
नारायण राम खिलेरी ने रात दिन एक करके पूरे गांव का ब्लूप्रिंट बनवाया, पूरे गांव का एक मैप बनवाया और उसमें जो जो जगह पट्टे देने के लायक थी और जो लोग वहाँ बसे हुए थे, लगभग 50-50 सालों से लोग अपने मकान बना के बैठे थे, उस बंदे ने 350 लगभग 350, एक्चुअल फिगर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है 350 लोगों को उन्होंने आवासीय पट्टे बना कर दिए हैं। और इस वजह से उन सब लोगों के अब वो सब वैलिड हो गए हैं, वो लोनेबल हो गए हैं, उनका सेल परचेज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने गांव के विकास को एक नई दिशा दी है। उनके प्रयासों को लंबा चलाने के लिए हम उनके साथ हुए हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर वो दोबारा सरपंच बनते हैं तो इस प्रयास को वो आगे ले जाएंगे और पूरी आबादी को पट्टे दिलवाएंगे। बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। आबादी पट्टों का बहुत बड़ा मैटर था, लेकिन अच्छा काम था। तो सरपंच पद की दौड़ में तो आप भी थे, आपका नाम भी काफी चर्चा में था और आप डिजर्व भी कर रहे थे, लेकिन क्या कारण रहे कि नारायण जी का नाम आ गया और आप एक कदम पीछे हट गए? क्या कारण रहे? जी मैं बताता हूँ। मैं सरपंच पद की दौड़ में था, मेरा बिल्कुल मानस था चुनाव लड़ने के लिए, मैं तैयार था, लेकिन मुझे गांव के आदेश का इंतजार था। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि गांव के ऊपर खड़ा जाऊँ, गांव मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहता तो मैं लड़ता। जब मड़ी में पूरी पंचायत इकट्ठी हुई थी, गांव के अनेकों लोग इकट्ठे हुए थे, उन लोगों के समक्ष मैंने अपनी दावेदारी जताई। उस दावेदारी में मेरे अलावा 3 लोग और भी थे। 2 लोगों ने अपना दावेदारी विड्रॉ कर ली, बोले कि जी अगर एक कैंडिडेट अगर आप सर्वसहमति से चुन लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन 2 का विड्रॉल होने के बाद में 2 कैंडिडेट रहे, मैं और नारायण राम खिलेरी। फिर नारायण राम खिलेरी बोला कि मैं गांव की अच्छे से सेवा कर सकता हूं। मैंने कहा मैं अच्छे से सेवा कर सकता हूं। उसके बाद में हम दोनों के बीच में 4-5 लोगों के बीच में ये तय हुआ कि जिसकी किस्मत में होगा चुनाव लड़ना वो लड़ लेगा। फिर हमने एक टॉस किया, टॉस के अंदर नारायण राम खिलेरी टॉस जीत गए और मैं बिल्कुल गाँव के साथ तन मन धन से साथ हो गया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि गांव की मीटिंग में कह दूं कि मैं गांव के साथ हूँ और उसके बाद में जाकर के मैं चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हूँ। ये आपने बहुत बड़ी बात की, क्योंकि जनता ये जानना भी चाहती थी। कोरोना काल के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी बात भी रही और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि ये सवाल आप योगेश जी से जब भी एक्सक्लूसिव हो तो उनसे पूछें। कोरोना काल में आपने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई, आपने रसोई के नाम से आपने गरीबों का बहुत भला किया, लोगों को भूखे नहीं मरने दिया। ये लोगों में चर्चा है, क्या कहेंगे कि ये क्या कारण है? क्या चुनावी कारण था क्या? जी उस वक्त तक मेरा चुनाव लड़ने का कोई मानस नहीं था। जब लॉकडाउन लगा, मार्च में जब लॉकडाउन लगता है, उस समय 3-4 दिन मैं घर पर रहा। 3-4 दिन घर पे रहने के बाद में जब हमें पता लगा कि गांव में ऐसे अनेकों लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और जिनके पास में कमाई का कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई जरिया नहीं है। उस वक्त तक ऐसी कंडीशन थी कि लॉकडाउन का कुछ पता नहीं था कितना लंबा खिंच जाए और अनेकों गांव में सक्षम लोग थे, लेकिन कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कई लोगों से बात की, कई दोस्तों से बात की, कई हमारे गांव के मित्र हैं उनसे बात की, कई अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता उनसे बात की। मैंने कहा अपन एक रसोई चलाते हैं जिसमें सारे लोग मिलजुल कर सहयोग करें और अपन भोजन बना करके घर घर बांटते हैं। तब हम 5-7 दोस्त आ गए, हम दोस्तों ने आकर तब तक की ये हालत थी कि मैं पैसे से बिल्कुल मजबूत नहीं हूँ, में इतना नहीं है कि भाई मैं अकेला ही है जो पूरे गांव का खाना कर दूं या मैं कुछ कर सकूं। लेकिन मुझे ये पता है कि जब गांव का सहयोग होता है तो छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है। कौन व्यक्ति लगता है आपको कि सहयोग करने में कौन रहे? क्योंकि कई लोगों के ने तो अपने नाम पीछे हटा दिए कि भाई पर्दे के पीछे से ही काम किए कि नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा भी देखने को। कौन रहे आपकी टीम में? देखिए मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सबका साथी हूँ, मैं किसी का नेता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। मैं तो जाकर के सबसे निवेदन किया और मुझे गांव में बहुत से लोगों ने चंदा दिया, जिन लोगों की मैं उम्मीद नहीं कर सकता उन लोगों ने भी आकर करके किसी ने कनक दी, किसी ने आटा दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने घी दिया और अनेकों युवा साथी थे जिन्होंने बिना पैसे यहाँ वहाँ आकर रोटियां पकाई, बिना पैसे दाल बनाई, सब्जियां बनाई, उनकी पैकिंग की और अपनी गाड़ियों में पर्सनल पैसे से तेल डलवा के और पूरे गांव में उन्होंने लगभग 34 दिन हमारी सेवा चली थी। उन 34 दिन में उन्होंने धुआंधार तरीके से काम किया। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि ये कोरोना कितना चल जाएगा, लंबा चल जाएगा। उस वक्त मन में एक ही भावना थी कि कोई भूखा नहीं सोए, लेकिन जितना हमसे हो पाया हमने किया। ये अच्छा सामाजिक दायित्व निभाए, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप नैतिक तौर से इस चीज को लेकर मजबूत हो गए कि नहीं, क्योंकि कोरोना की स्थिति
राजनीतिक चर्चा पे है तो सरपंच चुनाव है गांव की सरकार में। मैं अगला सवाल पूछता हूँ आपसे, योगेश जी मुझे ये बताएं कि गांव के विकास के लिए आपका रोड मैप क्या है? रोड मैप तो आपने बनाया होगा भी, मान लो कि आप जिससे समर्थन कर रहे हैं वो कैंडिडेट आपका जीत जाए मान लो, तो क्या रोड मैप बनाया आपने, आप लोगों ने? मेरा निजी मानना यही है कि गांव में जब तक सबके पट्टे नहीं बनेंगे तब तक गांव का विकास संभव नहीं। मुख्य काम यही है, यहाँ से शुरुआत मानते हैं आप? शुरुआत यही है कि जब तक सबके पट्टे नहीं बनेंगे, जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिलेगा, तब तक न तो हम उस पर लोन ले पाएंगे, तब तक हमें हमेशा ये भय सताता रहेगा कि हमारे मकान अवैध हैं, प्रशासन इन्हें कभी भी गिरा सकता है। पानी की निकासी को लेकर एक बड़ा समस्या है पूरे छतरगढ़ आबादी क्षेत्र में, सघन आबादी क्षेत्र में जो, तो पानी की निकासी के लिए क्या कोई प्लान तैयार किया आपने? कुछ चर्चा हुई इस मामले में? पानी की निकासी के लिए मेरी चर्चा हुई थी, हम लोग बैठे थे कार्यालय में, तब हमारा सब लोगों का मत यही आया था कि जो कुएं बनते हैं जमीन में, पाताल तोड़ कुएं बनाए जाते हैं, वो बना करके उसका घर घर में कनेक्शन दे दिया जाए और उसकी एक ऐसी व्यवस्था हो कि साफ सफाई का एक ऐसा सिस्टम हो कि हर 2 महीने 3 महीने से उसकी सफाई हो जाए। तो मुझे लगता है गांव में काफी हद तक पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है। एक मुख्य सवाल ये भी है कि सबसे बड़ी बात कि पंचायत समिति का जो मामला, क्योंकि छतरगढ़ विकास से काफी पिछड़ा हुआ है, तो पंचायत समिति का जो मामला लगातार विवाद चर्चा में भी रहा, क्या कहेंगे, किसके लिए क्या प्रयास? क्योंकि एक बार तो मौका हाथ से गया, अब क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको, कितना प्रयास हो सकता है आपकी तरफ से? पंचायत समिति एक बार तो हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन यदि हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे, क्योंकि छतरगढ़ पंचायत समिति के लिए डिजर्व करता है छतरगढ़ बेटर देन पुगल। मैं ये मानता हूं कि पुगल को पंचायत समिति राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से दी गई है। पुगल छतरगढ़ के मुकाबले में कम महत्व रखता है। अगर छतरगढ़ पंचायत समिति बनती तो एक बहुत बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलता। राजनेताओं ने नहीं बनने दिया। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसके लिए मेहनत करें। ये भी मुद्दा है क्या चुनाव में? बिल्कुल, बहुत गंभीर मुद्दा है। छतरगढ़ में पंचायत समिति हॉस्पिटल का बजट काफी समय से अलॉट हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल आज भी 2 कमरों में चल रहा है। सीएचसी से पीएचसी से इन्होंने सीएचसी बनाया गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां आज भी पूरी माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। सीएचसी का मुद्दा आपने बताया कि काफी ये भी, लेकिन इसके लिए टेंडर हो गए थे, लेकिन स्थितियां काफी विकट रहेगी। अब आपके अनुसार एक बड़ा सवाल ये भी है कि नारायण जी पिछली बार सरपंच रहे, 5 साल तक उन्होंने सरपंची की। क्या लगता है कि आपको क्या उपलब्धियां रही उनकी, क्या कार्य ऐसे रहे जो छूट गए, जो बाकी रह गए या काम नहीं हुआ, क्या क्या लगता है? उपलब्धियां, नारायण जी ने अपना खेत अपना काम योजना के तहत सैकड़ों काश्तकारों को लाभ दिलवाया, नरेगा के तहत अनेकों मजदूरों को लाभ दिलवाया। पट्टे बनाना मैं ये मानता हूँ सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने एक शुरुआत तो की, कम से कम शुरुआत तो की, वरना आज तक जितने भी सरपंच बने किसी ने भी इस मामले में हाथ ही नहीं डाला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है पट्टे बनाना। क्या लगता है कितना फायदा हुआ होगा पट्टे? क्योंकि ये तो नाम मात्र के पट्टे, लोग कहते हैं पट्टे बनाए बहुत ही कम बनाए, ये इसमें तो ऊंट के जीरे के समान है। क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन शुरुआत तो अच्छी हुई है। शुरुआत क्योंकि छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए आपको विधिक रूप से समझना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की कंडीशन ये है, कुछ एक जमीन मंडी विकास समिति के नाम से बोल रही है, कुछ एक जमीन भूदान बोर्ड के नाम से बोल रही है, कुछ एक जमीन आबादी के नाम से बोल रही है। तो इसका स्वामी कौन है? कुछ एक जमीन अराजी राज बतौर सरकारी बोल रही है। जब तक ये सारी की सारी जमीन आबादी के नाम से, ग्राम पंचायत के नाम से जब तक दर्ज नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग है जो पट्टे नहीं बनवा पाएंगे। एक बड़ा मसला है छत्तीसगढ़ में, लमसम 500 से ऊपर बीघा जमीन जोड़ पायतन की बोल रही है। अब जोड़ पायतन के संबंध में इतनी पेचीदगियां हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सब लोग एक जाजम पर बैठेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे और कोई भी श्रेय नहीं ले, ऐसी भावना से काम करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है, जोड़ पायदान में बड़ा मुद्दा है, ये काफी बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन क्या इसका समाधान हो सकता है? क्या लगता है आपको? एक जाजम पे बैठने से या एक जाजम पे बैठेंगे लोग? आपको लगता है ऐसे? बिल्कुल बैठेंगे, हम प्रयास करेंगे, सबको मनाएंगे, जो भी नाराजगियां हैं उन लोगों की दूर करेंगे, सबको समझाएंगे कि जिन लोगों के मकान बने हुए उन लोगों को सबको पट्टे मिल जाए। मेरा अंतिम सवाल, जीत हार का अंतर कितना देखते हैं आप? आपके अनुसार, आप फील्ड में रहे हैं, आपने सर्वे किया होगा, अपने सर्वे इंटरनल सर्वे के अनुसार आपको क्या लगता है कितना अंतर रहने वाला जीत हार? इंटरनल सर्वे के अनुसार गांव का समर्थित कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं।
कितने वोटों से जीत रहा है ये 28 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गांव एक बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। ये थे योगेश जी चुग, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और विकास के नाम पे जो राजनीति, दलगत राजनीति का इन्होंने जो जिक्र किया, ये बहुत ही सराहनीय गंभीर मुद्दा था। काफ़ी ऐसे गंभीर मुद्दे जिन्होंने हमने सवाल पूछे लेकिन इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। कोरोना काल में इनकी उपलब्धियां जो लाजवाब है, शानदार है और हम शुभकामनाएं देते हैं इनको। मरुसमीक्षा न्यूज़ से रघुवीर शर्मा, छत्तीसगढ़।